हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल हमने अपनी कहाँ पढ़ा था, शैवालों के आवास का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, शैवालों का आवास कंप्लीट हो गया था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है आपका शैवालों में जनन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे वेरी मोस्ट लगा लेना। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है, उसके साथ साथ बड़ा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे आपके यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शैवालों में जो जनन है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। वैसे आपने सब 12th में पढ़ के आए होंगे कि मोस्टली 3 प्रकार के जनन होते हैं। जैसे पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है आपका लैंगिक जनन। अब देखिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, जैसे आप सबको पता होगा, कायिक जनन मतलब ऐसा जनन जिसमें कि प्लांट्स की या पादपों का कायिक शरीर भाग लेता है। इसमें कोई भी पादप का लैंगिक अंग, जैसे कि मैंने बताया था पुंधानी या स्त्रीधानी, कोई भी भाग नहीं लेता है, बल्कि बस शैवालों का कायिक शरीर। जैसे कि देखिए डेफिनेशन लिख रही है, मान लीजिए कोई शैवाल है और उसका कोई भाग टूटकर क्या हो जाए, अलग हो जाए, और अलग हो जाने के बाद उसको जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिले तो वो अनुकूल परिस्थितियां उसको जैसे ही मिलेंगी तो वो अनुकूल परिस्थितियों में क्या कर लेगा, एक नए शैवाल का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ कहीं भी किसी लैंगिक अंग की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। केवल एक प्लांट की कोई शरीर, प्लांट का कोई भी भाग टूटकर अलग हो गया और उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिली तो उसने ग्रो करके क्या कर लिया, एक नए शैवाल का निर्माण कर लिया। तो सबसे इजी टाइप का जनन कौन सा होता है, आपका कायिक जनन। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे पढ़ते अपन कायिक जनन के प्रकार। अब कायिक जनन भी बहुत तरीके का होता है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार का होगा, काफी टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो कायिक जनन आता है वो आता है आपका कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई मोस्टली जो ये कोशिका विभाजन के थ्रू जो कायिक जनन है वो कौन से शैवालों में पाया जाता है, आपका एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कोशिका है आपकी एक कोशिकीय, कैसे पता, एक सेल से मिलकर बनी है एक कोशिकीय। अब इस एक कोशिकीय शैवाल को में जैसे ही कोशिका विभाजन होगा तो ये कोशिका कितने भागों में टूट जाएगी। मान लीजिए यहां से इसको कट करके तो ये 2 भागों में टूट गई आपकी। एक भाग ये हो गया, सॉरी, यहां से जब ये 2 भागों में टूटती है तो देखो यहां से कट किया तो एक पार्ट इसका ये हो गया और दूसरा पार्ट इसका ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो ये वाला पार्ट ग्रो करेगा और ये वाला पार्ट ग्रो करेगा और दोनों ग्रो करके क्या बना लेंगे, 2 नए शैवाल। तो ये हो गए आपके 2 शैवाल, मतलब ये था मातृ शैवाल और ये आपके कौन से हो गए, पुत्री शैवाल। तो ये आपको समझ में आ गया कोशिका विभाजन, जिसमें कि कोई एक मात्र कोशिका 2 बराबर भागों में टूटती है और दोनों भागों को जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वो क्या कर लेते हैं, 2 नए शैवालों का निर्माण कर लेते हैं या पुत्री शैवालों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका विभाजन। ठीक है, अब आता है कोशिका विभाजन। देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी है कि कोशिका विभाजन कौन से शैवालों में मिलता है, यूग्लिना में पाया जाता है। दूसरा आता है वो आता है आपका कॉलोनी विभाजन। कॉलोनी विभाजन, अब ये क्या होता है, कॉलोनी विभाजन जो है वो मोस्टली कौन से शैवालों में मिलता है, वो मिलता है आपके बहुकोशिकीय शैवालों में। ये एक कोशिकीय में नहीं मिलता, ये बहुकोशिकीय शैवालों में मिलता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई शैवाल है एक कोशिकीय, ऐसे एक कोशिकीय बहुत सारे शैवाल आपस में मिलकर एक कॉलोनी जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए एक पूरी कॉलोनी बन गई, जैसे हमारी कॉलोनी है, मान लीजिए कोई हमारे घर के आसपास की कॉलोनी है, उसमें बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहती हैं। तो एज इट इज कोई भी बहुत सारे एक कोशिकीय शैवाल जब आपस में मिलकर एक समूह जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं तो वो उनकी क्या कहलाती है, आपकी कॉलोनी। ठीक है, ये आपकी कॉलोनी हो गई। अब इस कॉलोनी में जैसे ही डिवीजन होता है, मान लीजिए कॉलोनी 2 भागों में टूट जाए और 2 भागों में टूटने के बाद ये क्या करेगी, अब इसमें बहुत सारे एक कोशिकीय शैवाल है, ये कॉलोनी जो है वो 2 भागों में टूटने के बाद क्या कर लेगी,
दो नए शैवालों का निर्माण कर लेगी। और वो भी कैसे होंगे? बहुकोशिकीय। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होंगे? बहुत सारे एक कोशिकीय शैवाल मिलकर के क्या बना लेंगे? आपकी कॉलोनी। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा कौन सा हो गया? कॉलोनी विभाजन। कॉलोनी विभाजन वो जिसमें एक कोशिकीय शैवाल आपस में मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं और वो विभाजित होने के बाद अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या कर लेती है? नए शैवालों का निर्माण कर लेती है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका वॉलबॉक्स। हमेशा पूछा जाता है कि कॉलोनी विभाजन कौन सा विभाजन है? कायिक जनन है और किसके अंदर पाया जाता है? आपका वॉलबॉक्स के अंदर। ठीक है, देखिए कायिक जनन का जो तीसरा वाला प्रकार है वो है आपका हॉर्मोगोन्स के द्वारा। हॉर्मोगोन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि हॉर्मोगोन्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए कई बार जो शैवाल होते हैं या मातृ शैवाल है, इन शैवालों की कुछ मृत कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं मतलब कौन सी कोशिकाएं? डेड सेल्स। इनकी जो मृत कोशिकाएं वो आगे नष्ट होकर एक संरचना का निर्माण कर लेती हैं। इन छोटी छोटी संरचना को ही अपन क्या बोलते हैं? हॉर्मोगोन्स। तो मातृ शैवालों की मृत कोशिकाएं नष्ट होकर जिन संरचनाओं का निर्माण करती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? हॉर्मोगोन्स। ठीक है, अब ये हॉर्मोगोन्स क्या होता है? इस मातृ शैवाल से ये हॉर्मोगोन्स वाले जो पार्ट है वो टूटकर अलग हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये अलग हो गए, यहां से एक हॉर्मोगोन से जो यहाँ पर अलग हो गया। अब इस हॉर्मोगोन्स को जैसे ही कौन सी परिस्थितियां मिलती हैं? अनुकूल परिस्थितियां या फेवरेबल कंडीशंस। तो इसको जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये एक छोटा सा हॉर्मोगोन्स जो है वो वृद्धि करके क्या बना लेता है? एक नया शैवाल बना लेता है जो कि बिल्कुल किसकी तरह होता है? अपने मातृ शैवाल की तरह। ठीक है, और उस शैवाल को अपन ने नाम क्या दे दिया? पुत्री शैवाल या डॉटर एल्गी। ठीक है, अब हॉर्मोगोन्स के द्वारा जो कायिक जनन है वो मोस्टली साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में मिलता है, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। वर्ग होते हैं शैवालों के, उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? किसके अंदर पाया जाता है? साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में, जिसमें एग्जाम्पल आता है आपका ऑसिलेटोरियम। ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये हॉर्मोगोन्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए चौथा है कायिक जनन का चौथा पार्ट है हॉर्मोस्पोर या हॉर्मोसिस्ट के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हॉर्मोस्पोर क्या होता है? कई बार क्या होता है, ये मान लीजिए कोई शैवाल है तंतुनुमा, इस शैवाल में इसका जो शैवाल का अंतस्थ सिरा है, अंतस्थ सिरा मतलब टर्मिनल एंड, तो इनके जो टर्मिनल एंड हैं उन पर मोटी भित्ति युक्त बीजाणु बन जाते हैं। बीजाणु मतलब स्पोर्स, मोटी भित्ति युक्त बीजाणु बन जाते हैं जिन्हें कि अपन क्या बोलते हैं? हॉर्मोस्पोर। ठीक है, अब ये हॉर्मोस्पोर अपनी मातृ शैवालों से क्या होंगे? अलग होंगे, और अलग होने के बाद इनको जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो ये अनुकूल परिस्थितियों में ग्रो करके क्या बना लेंगे? नया शैवाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पुत्री शैवाल। ठीक है, तो ये चौथा था हॉर्मोस्पोर के द्वारा। हॉर्मोस्पोर अलग होगा मातृ कोशिका से और अनुकूल परिस्थितियों में ग्रो करके क्या बना लेगा? नया पुत्री शैवाल। ये किसमें पाए जाते हैं? देखिए इसका एग्जांपल है स्टाइगोनीमा। ये स्टाइगोनीमा एक शैवाल है जिसके अंदर इस प्रकार का जनन पाया जाता है, जो किसके द्वारा होता है? हॉर्मोस्पोर के द्वारा। देखिए कायिक जनन का जो पांचवा वाला पार्ट है वो है आपका कंद के द्वारा। कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? ट्यूबर। अब कंद होता क्या है? देखिए आलू में सुना होगा आपने, कंद पाया जाता है। कंद क्या होता है? हमें पता है कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों में जड़ें तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ स्थलीय शैवालों में जो जड़ों के समान संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या था? मूलाभास। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पर देखिए ये जैसे मूलाभास है, तो मूलाभास के जो निचले वाले पार्ट होते हैं, ये इसके निचली जो पर्व संधियां हैं वो यहाँ पर फूल कर
भोजन संग्रहित करके फूल कर ऐसी गोल गोल मोटी संरचनाएं बना लेती है। इन संरचना को ही अपन क्या बोलते हैं, कंद या फिर ट्यूबर। अब जैसे ही ये कंद जो है वो अपने मातृ शैवालों से अलग होते हैं, तो मातृ शैवालों से जैसे ही अलग होगा ये कंद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग होने के बाद जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो क्या कर लेंगे, एक नए शैवाल का निर्माण कर लेंगे। तो ये था कायिक जनन कंद के द्वारा। ये मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है, आपके कारा के अंदर। कारा हमारे कोर्स में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंद के द्वारा कायिक जनन किसमें मिलता है, कारा में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सबकी एक एक एग्जांपल लिखवा रही हूँ, वो आपके लिए एंड अप है, क्योंकि ज्यादा लिखवाने का कुछ मतलब नहीं है, वो आपको याद भी नहीं होंगे। तो एक एक एग्जांपल आप इसके याद रखिए। नेक्स्ट आता है 6 नंबर का, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। अब पत्र प्रकलिकाओं को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, बल्बिल्स। ठीक है, बल्बिल्स में क्या होते हैं कि जो मूलाधार की जो निचले वाले भाग होते हैं वो भोजन संग्रहित करके फूल जाते हैं और एक गोलाकार संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, जो पत्ती समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पत्र प्रकलिका है। इनको जैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो अपने मातृ पादप से क्या होंगे, अलग होंगे, और अलग होने के बाद नया शैवाल बना लेंगे। ये भी अपन को किसमें देखने को मिलता है, कारा में। तो याद रखना, कारा में 2 तरीके का कायिक जनन देखने को मिलता है, एक तो कंद के द्वारा और दूसरा होता है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। ठीक है, देखिए ये चीज तो समझ चलेगी कायिक जनन में कि मातृ पादप से अलग होंगे, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी और नए पादप का क्या कर लेंगे, अपन निर्माण कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मुकुलन। 12th क्लास में सब लोग पढ़ के आए होंगे। मुकुलन ईस्ट में देखने को मिलता है, वैसे वहां उसमें है। मुकुलन को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, बडिंग। ठीक है, इसको देखिए अच्छी, मुकुलन को इसको बडिंग बोलते हैं। इसमें अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैंने देखिए कोई एक मातृ शैवाल बनाया और इस मातृ शैवाल का नाम है प्रोटोसाइफन। अब इस मातृ शैवाल में एक पुटिका जैसी संरचना अपन को देखने को मिलती है, पुटिका या वेसाइकल। तो कुछ टाइम के बाद इस पुटिका से एक कलिका जैसी या फिर एक बडनुमा संरचना निकलना स्टार्ट हो जाती है। कब होगी, जब इस प्रोटोसाइफन में कौन सा जनन स्टार्ट हो जाएगा, आपका कायिक जनन। तो जैसे ही प्रोटोसाइफन में कायिक जनन स्टार्ट होगा तो इसकी पुटिका के ऊपर एक कलिका जैसी संरचना दिखाई देगी या बडनुमा संरचना हमको निकलती हुई दिखाई देगी। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा तो अब जो ये कलिका है जिसका साइज छोटा सा था, अब वो अपने साइज में क्या कर देगी, दीर्घीकरण करती हुई चली जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि बिल्कुल किसकी तरह रूप ले लेगी, अपनी मातृ शैवाल की तरह, और अपनी मातृ शैवाल से क्या हो जाएगी, ये वाली जो कलिका है वो अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद कौन सा शैवाल बनाएगी, आपका पुत्री शैवाल। ठीक है, तो बडिंग का मतलब क्या है, बडनुमा संरचना बनना है या कलिकानुमा संरचना बनना। मातृ शैवाल के अंदर एक कलिकानुमा संरचना बनती है छोटी सी, जो कुछ टाइम के बाद उसमें दीर्घीकरण होता है, साइज में बड़ी होती जाती है और मातृ पादप से अलग होने के बाद क्या बना लेती है, पुत्री शैवाल बना लेती है। तो ये था आपका बडिंग, किसमें मिलता है आपका ये, प्रोटोसाइफन में। ठीक है, देखिए कायिक जनन का जो नेक्स्ट प्रकार है वो आता है आपका प्रोटोनिमा के द्वारा। ठीक है, अब प्रोटोनिमा क्या होता है, जब आप लैंगिक जनन की तरफ जाएंगे तो लैंगिक जनन में मैंने बताया था, लैंगिक जनन में 2 नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में जब संयुक्त होंगे तो एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको बोलते हैं अपन युग्मनज। युग्मनज या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको जाइगोट, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो युग्मनज के अंकुरण से, जब युग्मनज अंकुरण करता है तो युग्मनज के अंकुरण से एक तंतु बनते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक तंतु। और ये ही प्राथमिक तंतु आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोनिमा का। ठीक है, तो और किसमें देखने को मिलता है आपको, ये कारा। तो कारा के अंतर्गत जब जो युग्मनज बनता है तो वो युग्मनज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर कौन से तंतु बनाते हैं, प्राथमिक तंतु। और इन्हीं प्राथमिक तंतु को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा।
जो अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पादप से या मात्र शैवाल से अलग होकर कौन सा शैवाल बनाते हैं? आपका नया शैवाल, ठीक है, पुत्री शैवाल। और नेक्स्ट आता है आपका एमाइल तारे, ये इंपॉर्टेंट है। अब एमाइल तारे क्या होता है? देखो यहां कोई संरचना दिखाई दे रही है तारे नुमा। एमाइल तारे जो हमको देखने को मिलती है वो कारा में ही देखने को मिलती है। कारा में कई बार क्या होता है, इसका कारा का आधारीय जो भाग होता है, आधारीय भाग पर एक बहुकोशिकीय और एक तारे नुमा आकृति की संरचना बन जाती है, ये इस तरीके से। और ये तारे नुमा जो संरचना है वो कुछ टाइम के बाद मात्र पादप से अलग होकर क्या बना लेती है? आपका पुत्री शैवाल बना लेती है। और ये किसमें देखने को मिलता है? कारा में। तो कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि एमाइल तारे क्या होते हैं? तो एमाइल तारे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है कि कारा में या कुछ एल्गी में आधारीय भाग पर एक बहुकोशिकीय तारे नुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर कौन सी स्टार्च पाई जाती है? एमाइलम स्टार्च। ये स्टार्च का एक फॉर्म है, एक प्रकार है, ठीक है। तो ये याद रखना, जिसमें एमाइलम स्टार्च पाई जाती है, तारे नुमा संरचना होती है और अपने मात्र पादप से अलग होकर एक क्या बना लेते हैं? नए पादप या नई पुत्री शैवाल का निर्माण कर लेते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एमाइल तारे, ठीक है। तो ये आपका कायिक जनन यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये सारे टाइप्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं अपने कायिक जनन के। देखिए कायिक जनन कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो जनन आता है वो आपका कौन सा जनन आता है? अलैंगिक जनन, ठीक है। देखो लैंगिक के आगे आ लग रहा है तो हमें इतना तो पता है कि इसमें भी लैंगिक अंग जैसे नर जनन अंग और मादा जनन अंग, जो लैंगिक अंग है वो तो भाग नहीं लेते, लेकिन इसके अंदर ये कायिक जनन भी नहीं है। कायिक जनन में तो क्या था कि बॉडी का कोई पार्ट अलग हो रहा है और अलग होने के बाद एक नया शैवाल बना रहा है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है। तो अलैंगिक जनन करने के लिए जो शैवाल होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक या एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीजाणु। बीजाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? स्पोर्स। याद रखना बीजाणु हमेशा कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। अब इनमें बीजाणुओं के द्वारा क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। अब अलैंगिक जनन जो शैवालों में होता है उनमें कई प्रकार के बीजाणु देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो बीजाणु आता है वो आता है आपका चल बीजाणु। चल बीजाणु को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? जूस्पोर्स, ठीक है। चल मतलब क्या होता है? चलना मतलब ऐसे बीजाणु जो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट करने के कारण ही या गति करने के कारण ही हम इनको क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। अब गति करने के लिए इनको कुछ ना कुछ अंग तो चाहिए, जैसे हमें गति करने के लिए पैरों की जरूरत होती है। अब ये प्लांट्स हैं तो इन्हें गति करने के लिए पैर तो नहीं है, लेकिन इनमें गति करने के लिए एक स्पेसिफिक चीज इनको देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कशाभिका, ठीक है। ये पढ़ के आए होंगे आप। और कशाभिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजेल, ठीक है। तो जो जितने भी शैवाल हैं सारे नहीं, जो मोस्टली कुछ शैवालों के अंतर्गत थैलस की परिपक्व कोशिका में जो बीजाणु बनते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। और जिनके अंदर क्या पाया जाता है? कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। देखिए जैसे ये कोई बीजाणु है और इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है? कशाभिकाएं, जो कि इसको किस में मदद करेंगी? मूवमेंट करने में, ठीक है। तो ऐसे चल बीजाणु, एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आ गया क्लेमाइडोमोनास में। तो क्लेमाइडोमोनास में जो अलैंगिक जनन है वो कौन से बीजाणु के द्वारा होगा? चल बीजाणुओं के द्वारा। एक और चीज देखिए, जो बीजाणुओं का, यदि चल बीजाणुओं का निर्माण कौन से विभाजन के द्वारा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं मेयोसिस। यदि इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा तो चल बीजाणु को अपन क्या कहेंगे? मियोस्पोर्स। याद रखना, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेयोसिस, ठीक है। तो इसको आपको एज इट इज याद करना है कि यदि इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है तो इनको क्या बोलते हैं अपन? मियोस्पोर। और यदि इनका निर्माण कौन से विभाजन के द्वारा होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं अपन माइटोसिस। यदि इनका निर्माण समसूत्री विभाजन से होगा तो चल बीजाणु को अपन क्या बोलेंगे? माइटोस्पोर। तो समझ में आ गया? मियोस्पोर जब बोलेंगे जब अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे, और यदि
समसूत्री विभाजन से बनेंगे तो चल बीजाणु को अपन क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर्स। देखिए पहला था चल बीजाणु, अब अलैंगिक जनन में दूसरा आपका कौन सा आता है, अचल बीजाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल रहा है अचल मतलब ऐसे बीजाणु जो गति नहीं कर सकते, नहीं चल सकते। और चलने के लिए क्या जरूरी होती है, कशाभिकाएं। तो मतलब इनमें कौन नहीं पाया जाएगा, कशाभिकाएं। अभी हमने जब पढ़ा था तो चल बीजाणुओं में क्या मिल रही थी, फ्लैजेला या कशाभिकाएं, लेकिन अचल बीजाणुओं में क्या नहीं पाया जाएगा, कशाभिकाएं। जब इनको देखते हैं अपन तो ये दिखने में कैसे दिखाई देते हैं, गोल होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं और गतिहीन होते हैं। गतिहीन होने का मेन कारण क्या है कि इनमें क्या नहीं पाई जाती, कशाभिकाएं। एग्जाम्पल हो गया आपका प्रोटोसाइफन। ठीक है, फिर तीसरा अपन आगे बढ़ते हैं तो तीसरे आते हैं सुप्र बीजाणु। सुप्र बीजाणु को इंग्लिश में अपन बोलते हैं हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स देखो एक प्रकार के अचल बीजाणु ही होते हैं, मतलब इनमें कशाभिकाएं नहीं मिलती, लेकिन इनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी, जबकि अचल बीजाणुओं की भित्ति कैसी थी, पतली। तो ये अंतर है अचल में और सुप्र में। तो सुप्र बीजाणु का एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो वो आपका क्या है, बाउचीरियम। ठीक है, चौथे नंबर का आता है एकाइनीड्स। एकाइनीड्स एक ऐसे अचल बीजाणु होते हैं जो किसको संचित करके रखते हैं, भोज्य पदार्थ को संचित करके रखते हैं। तो भोज्य पदार्थ संचित करके रखने वाले बीजाणु आपके क्या कहलाते हैं, एकाइनीड्स, जो कि किसमें मिलते हैं, एनाबीना और एक आपके नोस्ट्रोम। ये साइनोबैक्टीरिया है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, एनाबीना में और नोस्ट्रोम में। देखिए कायिक जनन, वो अलैंगिक जनन में जो पांचवें नंबर की स्पोर्स आते हैं वो आपके क्या होते हैं, एंडोस्पोर। एंडो का मतलब होता है ऐसे स्पोर्स या बीजाणु जो कोशिका की आंतरिक संरचना के अंदर पाए जाते हैं। ये भी जब अपन इनको देखते हैं तो ये भी कैसे होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं और कैसे होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं। मतलब मोस्टली जो बीजाणु हैं वो कैसे टाइप के होते हैं, अचल, मतलब इनमें भी कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। इनका एग्जाम्पल है साइनोफाइसीन। ठीक है, और लास्ट अपन देखते हैं तो इसमें आते हैं बहिर्बीजाणु, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर्स। ये क्या होते हैं, कई बार जो शैवाल कोशिकाएं होती हैं उनके जो सिरे वाले भाग होते हैं या अंतस्थ जो भाग होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जैसे ही टूटते हैं तो हमें पता है कि जो सिरे वाले भाग टूटेंगे तो शैवालों की कोशिका के आंतरिक भाग में जो फ्लूइड मिलता है या द्रव्य मिलता है उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। तो सिरे जब इसके टूटते हैं तो इसका जीव द्रव्य क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और ये जीव द्रव्य बाहर आकर एक अचल बीजाणु बनाता है। इस अचल बीजाणु को ही क्या बोलते हैं, बहिर्बीजाणु। मतलब शैवाल कोशिकाओं के सिरे वाले भागों के टूटने से जीव द्रव्य के बाहर आने पर जो अचल बीजाणु बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहिर्बीजाणु। ठीक है, देखो आप लोगों को नोट्स की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप बस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समझने के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको समझ में आता है नहीं आता। बस रिटन नोट्स की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये आपका लैंगिक जनन था जो कि किसके द्वारा होता है, आपके बीजाणुओं के द्वारा। ये थे आपके बीजाणुओं के प्रकार। देखिए अलैंगिक जनन के बाद जो तीसरा जनन हमारा आता है वो आता है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन करने के लिए शैवालों को किन अंगों की आवश्यकता होगी, लैंगिक अंगों की। और लैंगिक जनन करने के लिए जिन लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, युग्मक। युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं अपन गैमेट्स। ठीक है, तो देखो लैंगिक जनन करने के लिए दो शैवालों की जरूरत होती है, जिसमें एक तो होता है मेल एल्गी और दूसरा होता है फीमेल एल्गी। तो जो नर शैवाल है उसमें बनने वाले युग्मकों को अपन क्या कहेंगे, नर युग्मक, मेल गैमेट्स। और मादा शैवाल के अंदर बनने वाले युग्मकों को अपन क्या कहते हैं, मादा युग्मक या फीमेल गैमेट्स। अब देखो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की दोनों कैसे होते हैं, आपके अगुणित। नर युग्मक भी कैसा होगा, अगुणित, और मादा युग्मक भी कैसे होते हैं, अगुणित, हैप्लॉइड। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज्ड करते हैं, मतलब जब संयुक्त होते हैं तो संयुक्त होने के बाद जो संरचना बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, युग्मनस।
युग्मनज या अपन इसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित, याद रखना, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित अगुणित होते हैं, तो दो अगुणित मिलकर क्या बनाते हैं? द्विगुणित युग्मनज। और ये द्विगुणित युग्मनज ही आगे जाके क्या बनाता है? आपका नया शैवाल। ठीक है, तो यहाँ लैंगिक जनन है, इसमें 3 प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है आपको शैवालों में। सबसे पहले आता है समयुग्मकी प्रकार। समयुग्मकी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं होमोगैमी। ठीक है, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान और युग्मकी मतलब युग्मक। ऐसे शैवाल जिसमें लैंगिक जनन के दौरान दोनों की दोनों युग्मक कैसे होती हैं? आकार में समान होते हैं। वो कौन से प्रकार का जनन होगा? समयुग्मकी प्रकार का। अब ये जो युग्मक होते हैं, जो नर और मादा युग्मक है, आकार में तो समान है, ये चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। मतलब यदि इन पर कशाभिकाएं मिलेंगी तब तो ये चल हो जाएंगे, और यदि नहीं मिलेंगी तो कैसे हो जाएंगे? अचल। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका यूलोथ्रिक्स। तो समयुग्मकी किसमें देखने को मिलता है आपको? यूलोथ्रिक्स में। दूसरा आता है असमयुग्मकी। असमयुग्मकी को इंग्लिश में बोलते हैं अनाइसोगेमी। अनाइसोगेमी जैसे नाम से पता चल रहा है कि दोनों युग्मक आकार में कैसे होते हैं? असमान होते हैं, जो चल भी हो सकते हैं या अचल भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल इसमें क्या आता है आपका? वॉलवॉक्स। ठीक है, उसके बाद इसमें जो तीसरे नंबर का आता है आपका, वो आता है आपका विषम युग्मक। विषम युग्मकी। विषम युग्मकी को इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोगैमी। देखो, हेटेरोगैमी एक प्रकार का असम युग्मकी है। विषम युग्मकी का मतलब दोनों युग्मक कैसे होते हैं? विषम होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, आकार में असमान होते हैं। जिसमें अपन जब देखते हैं तो इसमें हमेशा नर युग्मक आकार में कैसा मिलता है? छोटा, और मिलता है आपका चलनशील, मतलब उसमें मिलेगी कशाभिकाएं। जबकि विषम युग्मकी में अपन जब मादा युग्मक को देखते हैं तो मादा युग्मक साइज में कैसी मिलते हैं? बड़े, आकार में बड़े होते हैं, और ये कैसे होते हैं? अचलनशील, मतलब इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो विषम युग्मकी में भी नर युग्मक छोटा और चलनशील होगा, और मादा युग्मक बड़ी और अचलनशील होगी। और विषम युग्मकी का एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये था आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने के लिए किसकी जरूरत होगी? युग्मकों की। युग्मक एक कोशिकीय होते हैं और अगुणित होते हैं। युग्मकों में नर युग्मक होगा, मादा युग्मक होगा। तो 3 प्रकार का लैंगिक जनन हो गया, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और एक आपका विषम युग्मकी। तो ये आपका खत्म होता है शैवालों में जनन। तो शैवालों में 3 टाइप का जनन अपन पढ़ चुके हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आपको ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत लेने की जरूरत नहीं है, आपको इन सबके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आप बस अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए।